Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And before starting today's video, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जो बार बार चैनल पे आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री है, राइट। और उसके बाद एक छोटा सा कोड तो बनता ही है, क्योंकि मेरे बच्चों के पास दिमाग बहुत है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, तो इसको इंटरेस्ट को तो मुझे बढ़ाना ही है आपको, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। सफलता, ठीक है, अगर आपको सफल होना है तो सफलता की राह में पहला कदम क्या है? खुद पे विश्वास करना। सफलता की राह में पहला कदम है खुद पे विश्वास करना कि मैं ये कर सकता हूँ, राइट। आप बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों, सिर्फ आपको अपनी सोच, पहले सोच की डायरेक्शन बदलनी है, ठीक है, फिर सोच की डायरेक्शन बदलने के बाद फिर अपने पे विश्वास रखना है, और विश्वास रखने के बाद आपको चलना स्टार्ट करना है। जब चलना स्टार्ट करेंगे विश्वास के साथ कि मैं तो मंजिल पे पहुंचूंगा ही, राइट, तो डेफिनेटली यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन। अब आ जाइए टॉपिक पे। कल तक मैंने आपको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 50 till 90 कंप्लीट किया है, हालांकि उसका क्रिटिकल अप्रेजल अभी बचा है डिस्कस करने। उससे पहले फॉरेन ट्रेड पे हम आते हैं इन द सेम ड्यूरेशन 1950 till 1990। फॉरेन ट्रेड की बात करें बच्चों तो यू कैन सी हमारा जो कंट्रीब्यूशन था किसमें? वर्ल्ड ट्रेड में 50s में कितना था? केवल 1.7% था, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड में केवल इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1.7% था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेकिंग द पॉलिसीज टू एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड टू इंक्रीज दिस परसेंटेज। अब इस परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बताया था मैंने कि इंडस्ट्रीज थी नहीं, राइट। अब इसके लिए हमें अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था, मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज सेटअप करनी थी, ताकि हमारा जो फिनिश गुड्स है वी बिकेम द फिनिश एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, और हमारा इंडिया वर्ल्ड ट्रेड में हमारा ये कंट्रीब्यूशन बढ़े। अब उसको बढ़ाने के लिए बच्चों गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन, राइट। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी कौन सी बनाई बच्चों? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी बनाई। किसके लिए? टू इंक्रीज, टू डेवलप द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज सो दैट वी कैन जनरेट मोर output, more surplus to trade, and we can improve the quality of our industrial product, right। उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। ये क्या थी बच्चों इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी? इट इज सिंपल, सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, सब्सटीट्यूटिंग इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे उनको कंट्री में ही उनका सब्सिट्यूट अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करके उसको रोकना था, इंपोर्ट को रोकना था, राइट। ये इसका मीनिंग है इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी, सब्सिट्यूटिंग द इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना लिखा तो आपको नंबर पूरा, राइट। अब आ जाइए, ये जो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट ने हियर कैसे किया, कैसे इंपोर्ट को रोका। इंपोर्ट रोकेंगे तभी तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्लरिश होंगी, हमारी कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, राइट। अब इंपोर्ट को कैसे सब्सिट्यूट किया, कैसे रोका? पहले उसको रोकना था imports को, right, which could be the substitute of imported goods it can be produced within India, so first we have to stop the import of the substitute good, right। अब कैसे उन्होंने गवर्नमेंट ने इस इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए? उन्होंने टैरिफ बैरियर लगाया और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या था बच्चों? बाय इंक्रीजिंग द इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्स बढ़ा दी किस पे? इंपोर्टेड गुड्स पे, राइट। इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ बच्चों कि अगर एक्स गुड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट ने क्या किया?
इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी जब बढ़ी तो वो कोई सेलर या प्रोड्यूसर अपनी पॉकेट से पे नहीं करेगा बच्चों, वो किस में ऐड होगी, प्राइस में। अब मान लो अभी यहाँ पे इसकी प्राइस 5 रुपीज थी, अब इंपोर्ट ड्यूटी 2 रुपीज की लगाई, तो अब इस प्रोडक्ट की प्राइस इंडियन मार्केट में कितनी हो गई, 7 रुपीज। यानी कि इंपोर्टेड गुड्स by imposing the heavy import duty becomes here expensive for Indians. इंडिया के लिए वो महंगी हो गई। अब जब इंडिया के लिए महंगी हो गई तो उसकी डिमांड ऑब्वियसली कम हो गई, ठीक है। उसकी डिमांड कम हो गई तो बढ़ी किसकी, डोमेस्टिक गुड्स की। तो पहला उन्होंने क्या किया, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए टैरिफ बैरियर्स लगाए, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। दूसरा उन्होंने क्या किया, नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स ये जैसे कि गवर्नमेंट ने कोटास फिक्स कर दिया कि ठीक है आप इंपोर्ट कीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो क्या किया, कोटास, कोटा मतलब फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट टू द फॉर द इंपोर्ट ऑफ ए कमोडिटी, राइट। नेक्स्ट, लाइसेंस लेना कंपलसरी कर दिया कि अगर आप इंपोर्ट करेंगी तो फर्स्ट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये दोनों क्या थे, नॉन टैरिफ बैरियर थे और ये टैरिफ बैरियर था। अब इसके थ्रू गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गुड्स का फ्लो इंडिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया बच्चों, ठीक है। अब इसको रिस्ट्रिक्ट करने के पीछे रीजन क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्यों उन्होंने गवर्नमेंट ने इसके फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया, क्यों ये पॉलिसी बनाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इसकी क्या जरूरत पड़ी बच्चों इंडिया में कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके क्या करें, डोमेस्टिक गुड्स को प्रमोट करें। पहली बात तो इंडियन इंडस्ट्रीज उस समय कैसी थी, इन्फेंट स्टेज में थी, इन्फेंट स्टेज में थी। यानी कि तुम्हें पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कुछ नहीं किया। अब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने इंडस्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी। अब इंडस्ट्रीज अब भी अगर हमने सेटअप किया है तो कौन सी स्टेज में थी बच्चों, वो इन्फेंट स्टेज में थी। अब इन्फेंट स्टेज में थी, दे वर नॉट कैपेबल टू कॉम्पीट विद द टॉप क्लास कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो प्रोडक्ट था वो क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज टॉप क्लास कंपनीज वर्ल्ड की से कॉम्पीट नहीं कर सकता था, ठीक है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल, मैं हर एक चीज को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करती हूँ ताकि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी हो जाए। ये देखो, अगर कोई बच्चा पहले बर्थ लेता है, बहुत छोटा होता है, इन्फेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट, ठीक है। तो उसे क्या चाहिए, पहले प्रोटेक्शन चाहिए। किस कौन देता है प्रोटेक्शन, पेरेंट्स देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स उसको पहले बैठना सिखाते हैं, बैठने के बाद खड़ा होना सिखाते हैं, कैसे, सपोर्ट देके, ठीक है। और खड़ा होना जब शुरू हो जाता है तो उसको वॉक करना सिखाते हैं, फिंगर होल्ड करके, ठीक है। उसको फिंगर पकड़ाते हैं और धीरे 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 करके उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं, उसको धीरे धीरे चलना सिखाते हैं और उसके बाद अपना हाथ छोड़ देते हैं और उसको इंडिपेंडेंटली चलना नहीं, दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट की बाय मेकिंग द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। उसने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज जो किसमें थी बच्चों, इन्फेंट स्टेज में थी, they were not capable to compete with the top class companies of the world. Actually they needed the protection at that time to grow in future. तब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि भाई स्टॉप द इंपोर्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाओ ताकि हमारी इंडिया में जो इंडस्ट्रीज है वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसका इंडिया में डिमांड हो, डिमांड होगा तो अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो धीरे धीरे कंपनीज अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेगी और क्वालिटी इंप्रूव करके क्या हो जाएगी, कॉम्पिटेंट विद टू कॉम्पीट विद द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इन फ्यूचर। पहला रीजन। दूसरा रीजन था बच्चों कि टू रेस्ट्रिक्ट
एक्सचेंज। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे, ठीक है, उसको गवर्नमेंट चाहती थी कि काय में यूज करे, कि जो चीज हमारे कंट्री में नहीं बन सकती उसको इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि हमारे पास हैवी इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो क्या हमें मशीन्स इंपोर्ट करनी पड़ती थी, हाई एडवांस टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए यूज़ करनी पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने कहा जो चीज़ इंडिया में बन सकती है वो इंडिया में बनाओ, ताकि वी कुड चेक restrict the outflow of foreign exchange. At this foreign exchange which we are restricting by putting the restriction on inflow of import could be used here to import those capital goods, advanced technology which was not available at that time in India, but it was needed to develop India. वो इंडिया के डेवलपमेंट की ज़रूरी थी, लेकिन इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, हमें इंपोर्ट करना था। तो वो चीज़ें तो कम से कम इंडिया में बनाओ, उसका तो फ्लो कम करें जो हम बना सकते हैं, राइट, और जो नहीं बना सकते तो हमें उसका इंपोर्ट करना ही करना है। अब जब इसका क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है इंडिया के, और इंपोर्ट करना है तो हमें क्या चाहिए बच्चों, फॉरेन एक्सचेंज। तो उन्होंने क्या एम था दूसरा, टू रिस्ट्रिक्ट द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। तीसरा था सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, ठीक है, कि अपने कंट्री को क्या बनाना, सेल्फ रिलायंस, विच वॉज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ प्लानिंग, राइट। 5 ईयर प्लान्स का ये लॉन्ग टर्म गोल मैंने बनाया था कि टू रिड्यूस द डिपेंडेंस, ठीक है, ऑन फॉरेन कंट्रीज टू सेटिस्फाई अवर डिमांड, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हम उसको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, सेल्फ रिलायंस नहीं हुए, तो फॉरेन कंट्रीज जिनसे हम इम्पोर्ट करते हैं वो क्या करेंगे, 2 रीजन बताए थे मैंने आपको, कि दे मे इन्फ्लुएंस अवर पॉलिसीज, दे मे डू द इंटरफियरेंस, राइट, एंड द डिपेंडेंसी इज टू बी रिड्यूस्ड, राइट। तो ये क्या थी आपकी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी थी, एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर 3 और 4 मार्क क्वेश्चंस। इसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन में बच्चों बोर्ड्स में क्वेश्चन आ गया था इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी करके, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए और वो आंसर नहीं लिख पाए। तो आपको जो जितनी भी कॉन्सेप्ट है अगर उसके कुछ सब्स्टिट्यूट नेम है तो उसको भी आपको याद रखना है, ताकि यू विल नॉट मिस आउट टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी बोथ आर सेम, और वर्ड से उसका पूरा मीनिंग निकल जाता है बच्चों। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट बाय प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिक गुड। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, अंदर अपने कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करो, अपने कंट्री के अंदर ही उसको सेल करो। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ये हमारी थी फॉरेन ट्रेड की एक पॉलिसी, राइट। अब आ जाइए कि आपका क्रिटिकल अप्रेजल, राइट। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिटवीन द पीरियड 1950 till 1990, राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल अप्रेजल। अब क्रिटिकल अप्रेजल की बात कर रहे हैं तो अगेन मैं आपको याद दिलाऊं, इसका मतलब केवल एडवर्स इम्पैक्ट नहीं लिखना है, दोनों लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्रिटिकल, राइट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 till 1990, जो 1950 से 99, अब ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ये भी तो इंडस्ट्रीज के लिए बनाई थी बच्चों, ठीक है, कि सो दैट इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया विच वर सेट अप देन ओनली, विच वर इन देयर इन्फेंट स्टेज, कुड ग्रो इन फ्यूचर, राइट। हम इसका हम क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल में सबसे पहले बच्चों की जो कॉन्ट्रीब्यूशन था किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, वो बढ़ गया था। किसमें, जीडीपी में,
जीडीपी में पहले कितना कंट्रीब्यूशन था? 11.8%। कितना था बच्चों? 11.8% बाय सेकेंडरी सेक्टर टुवर्ड्स जीडीपी। कौन से ईयर में बच्चों? 1951 में। ठीक है। और जो 1990 में बढ़ के कितना हो गया? 24%। तो ये क्या हुआ? कंट्रीब्यूशन। अच्छी बात, ये बढ़ा हमारा कंट्रीब्यूशन, राइट। दूसरा आपका पॉइंट था कि जो डाइवर्सिफिकेशन, पहले हम केवल कुछ ही इंडस्ट्रीज जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज थी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का प्रोडक्शन नहीं था, तो जो हैवी जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ, डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि प्रोड्यूसिंग द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, मतलब कि द वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप इन दैट ड्यूरेशन। और कैसे सेटअप हुई? बिकॉज ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें हम पब्लिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो पहला जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा, फिर डाइवर्सिफिकेशन हुआ किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर का, एंड दैट इज बाय 1990। और इसके पीछे रीजन था कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, राइट। थर्ड पॉइंट पॉजिटिव है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कार्वे कमेटी 1955, भूलना नहीं। ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया था, क्या किया था? रिजर्वेशन किया था एसएसआई के लिए कुछ प्रोडक्ट का। इससे क्या हुआ कि जो एंटरप्राइजेस थे जिनके पास बहुत स्मॉल कैपिटल थी, दे केम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जनरेटेड द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल, राइट। ये कंट्रीब्यूशन था, राइट। नेक्स्ट था आपका प्रोटेक्शन दिया गया किसको? इंडियन इंडस्ट्रीज को फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। क्यों? अभी आपको बताया, क्यों? टू सो दैट द इंडियन इंडस्ट्रीज कैन डेवलप इन फ्यूचर, राइट। और ये प्रोटेक्शन देने का, अब आ जाइए इसके एडवर्स इम्पैक्ट पर। अब उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं जो मैंने एक बच्चे का बताया था। अगर सोच लो आप छोटे में जब थे, छोटे थे, बहुत छोटे थे, जब चलना नहीं जानते थे, आपके मम्मी पापा ने फिंगर पकड़ के चलाया और आप चलना सीखे, राइट। और धीरे से उन्होंने फिंगर छोड़ दी, ठीक है। तो क्या हुआ कि आप चल कॉन्फिडेंटली, इंडिपेंडेंटली चलना सीखे। लेकिन अगर बच्चों आप एज्यूम करो कि आपके पेरेंट्स फिंगर छोड़ते ही नहीं, ठीक है, एक दो बार तो आप गिरे ही होंगे ना, क्योंकि जब चलना बच्चे सीखते हैं तो दो चार बार तो लुढ़कते ही हैं, है ना। तो अगर सोचो आपके मम्मी पापा ने फिंगर आपकी छोड़ी नहीं होती कि हमारा बच्चा गिर जाएगा, और अभी तक फिंगर पर पकड़ के चला रहे होते, तो क्या आप कॉन्फिडेंट होते चलने में? क्या आप इस तरह से दौड़ पाते? नहीं दौड़ पाते। तो यही उसका एडवर्स इम्पैक्ट हुआ, किसका? प्रोटेक्शन जो किसने दिया था? गवर्नमेंट ने। किसको? इंडस्ट्रीज को, राइट, इन देयर इन्फेंट स्टेज। उसने सबसे पहले क्या किया, काम किया कि कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसके? किसके लिए? इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, राइट। और इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए जब कंपटीशन नहीं था, तो दे नेवर ट्राइड to grow, to develop their to increase the quality of their product to be competitive in international market। उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, और वो वैसे के वैसे ही उनका जो आउटपुट करते थे वो उनका इंडिया में सेल ऑफ हो जाता था, और उससे वो सेटिस्फाई, और उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में फिट नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, इन वर्ल्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पर। उस समय ज़रूरी था, डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको समय आते धीरे से विड्रॉ करना था, उसको हटाना था, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। और धीरे धीरे अपने जो इंडस्ट्रीज थी उनको क्या करना था? अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके अपने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना था, और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को फिट करना था, ठीक है। लेकिन वो टाइम नहीं आया बच्चों, क्योंकि इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी मतलब वोट चाहिए सरकार को, और सरकार कभी कभी वोट लेने के चक्कर में, पावर में बने रहने के चक्कर में वो डिसीजन लेती है जो इंडिया के फेवर में फ्यूचर के लिए नहीं होते। ठीक है, तो हमारे इंडस्ट्रीज का, और ये मेन रीजन था बच्चों, अभी आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, कि किस कौन कौन से डिसीजन थे जिसके कारण इंडिया की इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई थी और हम भिखारी बन गए थे बच्चों, हमें भीख भी नहीं मिल रही थी। ठीक है, ये सिर्फ because of the wrong decision of the government, here we can say, just to get the vote to be in the power, right? तो ये क्यों हुआ? प्रोटेक्शन देना चाहिए था उस समय प्रोटेक्शन, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज तब भी सेटअप हुई थी, लेकिन प्रोटेक्शन को हटाना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से ही तो बच्चों हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर सोचो आपके अगेंस्ट कोई बच्चा नहीं है, अच्छा यू आर ऑन टॉप, तो आप इतनी कोशिश नहीं करते हैं। जब आपको दिखता है कि अरे मेरे से आगे इतने बच्चे हैं, तो आप क्या करते हैं? कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। तो कंपटीशन इज द बेस फॉर ग्रोथ, और वही बंद कर दिया कंपटीशन कि भाई कंपटीशन नहीं करना है। ठीक है, तो फिर कौन ग्रो करेगा? कौन सी इंडस्ट्री सोचेगी फंड्स लगाने की? दैट वाज द ड्रॉबैक, राइट? अब आ जाइए लाइसेंसिंग पॉलिसी। लाइसेंसिंग पॉलिसी अच्छी बात थी, गवर्नमेंट उससे क्या करती थी? पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर उसको सुपरविजन करती थी, एंड उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, ताकि कोई प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली नहीं बना ले, राइट? अब आ जाइए, इसके भी कुछ ड्रॉबैक थे, ये भी आपका क्या हो गया? एडवर्स इम्पैक्ट हो गया लाइसेंसिंग पॉलिसी का। क्या एडवर्स इम्पैक्ट था? मिसयूज हुआ। कैसे मिसयूज हुआ? सपोज मेरे को लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है, एक्स कॉमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब अगर दूसरा बंदा भी लाइसेंस लेना चाहता है, राइट, तो क्या है, मैं भी और अप्लाई कर दूंगी लाइसेंस के लिए, इसलिए नहीं कि मैं उस प्रोडक्ट को बनाना चाहती हूँ। अगर मान लो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मेरे प्रोडक्ट का बना रहा है, तो उसके लिए मैं भी अप्लाई करूंगी, ताकि मेरे अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? उस बंदे की मोनोपोली बनी रही मार्केट में। जैसे सिनी फैन है, अगर सिनी फैन को लाइसेंस मिला हुआ है और एक और प्रोड्यूसर आना चाह रहा मार्केट में, ठीक है, तो वो ना आए, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी वो ही लाइसेंस ले लेती थी, राइट? तो क्या होता था कि कंपटीशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाता था और मोनोपोली एक ही बंदे की बनी रहती थी। दूसरा क्या था? टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, लाइसेंस के लिए एक लंबी प्रोसीजर थी, उसमें अननेसेसरीली लोगों को वेट करना पड़ता था, कैपिटल का यूज नहीं होता था, तो क्या हो गया? अननेसेसरी डिले होता था, और जो कैपिटल आज की डेट में प्रोडक्शन में लगनी चाहिए थी, उसको अननेसेसरीली 4-5-6 महीने के लिए वेट करना पड़ता था रिटर्न आने में। ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी थी, राइट? अब आ जाइए रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपका कभी कभी 6 मार्कर भी आ जाता है, राइट? अगर पब्लिक सेक्टर की, मैंने आपको बताया था कि 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व कर दी थी, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। अगर हम रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात करें, तो हम डिनाई नहीं कर सकते, किसके लिए? कि इंडस्ट्रियल, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस जो इंडिया को मिला, वो किससे मिला? केवल पब्लिक सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। हम इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। और बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट कैसे हुआ? आपको बताया था बच्चों मैंने कि लाइसेंस उनको इजीली मिल जाता था, जो कि बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए इंटरेस्ट शो करती थी, उनको इजीली मिल जाता था। तो उसके कारण बच्चों बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट किसके कारण हुआ? पब्लिक सेक्टर के कारण। तो इसका कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, राइट? लेकिन इसके साथ ही साथ इसके कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी हुए, राइट? जैसे कि पब्लिक सेक्टर में क्या किया
कि कितनी सारा बर्डन अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। उसने इवन टेली कम्युनिकेशन, होटल इंडस्ट्रीज और इवन प्रोड्यूसिंग द गुड्स मॉडर्न ब्रेड विच कैन बी इजीली हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, उसने सब अपने लिए रिजर्व कर ली। अब एक बंदा है, ठीक है, एज्यूम करो, और वो सारे काम लेके बैठ जाए, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम होगी? बिकॉज ऑफ ओवरबर्डन उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सोचो आपके स्कूल में, ठीक है, इस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सोचे मैं ही एडमिनिस्ट्रेशन देखूं, मैं ही पढ़ाऊं, मैं ही सब काम करूं, मैं ही सारा ऑफिस का काम करूं, तो क्या स्कूल ठीक से चल पाएगा बच्चों? प्रिंसिपल की कुछ भी ठीक से नहीं कर पाएंगी और एफिशिएंसी आपके स्कूल की कम होने लगेगी, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, ना तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से देख पाएंगी और ना ही वो अच्छे से पढ़ा पाएंगी, क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड है, ठीक है। तो क्या होगा, आपके स्कूल का परफॉर्मेंस रिजल्ट डाउन आएगा और बच्चे कम हो जाएंगे। सेम हैपन विथ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर ओवरबर्डन हो गया, ओवरबर्डन होने से उसका जो सुपरविजन था, ठीक है, ऑन एम्प्लॉयज, वो क्या हुआ, वो ठीक से सुपरविजन नहीं कर पाया, उसकी एफिशिएंसी डाउन हो गई। और जो एम्प्लॉयज थे बच्चों, वो मैंने खुद देखा अपने टाइम पे कि पब्लिक सेक्टर बैंक में बच्चों एक अकाउंट खुलाने के लिए कितनी बार उस बैंक हमें जाना पड़ता था। एक फ़ोन, मेरे बचपन में हम एक फ़ोन कनेक्शन लेने के लिए, तब बीएसएनएल केवल एक गवर्नमेंट का कनेक्शन था, और उसको लेने के लिए 6 महीने पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। कैन यू इमेजिन? अभी एक फ़ोन कॉल करिए और बंदा घर में हाजिर, आपका फ़ोटो खींचेगा, आप कहेगा साइन कीजिए, अकाउंट खुल गया। अब चीज़ें कितनी आसान हो गई हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो उससे क्या हुआ बच्चों कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ऑल, लेकिन जो काम करना चाहते नहीं थे, वो सिर्फ ऑफिस में बैठने की सैलरी लेते थे और काम करने के लिए ब्राइब लेते थे, ठीक है। ये टाइम था उस समय पे, क्योंकि सुपरविजन था ही नहीं, कोई देखने भालने वाला नहीं था, ठीक है, कोई उन पे चेक लगाने वाला नहीं था, ठीक है। क्यों चेक लगाने वाला नहीं था? क्योंकि पब्लिक सेक्टर तो ओवरबर्डन था, कहाँ कहाँ देखे भाई, ठीक है। तो उसके और क्या हुआ, इसके कारण पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कैसे आने लगी, लॉस में आने लगी। अब लॉस में आने लगी तो उसको बंद नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी थी एम्प्लॉयज़ को। अब जॉब सिक्योरिटी जब दे दी तो बंद कैसे करेंगे, राइट? अब जॉब सिक्योरिटी के कारण बंद नहीं किया जा सकता था, लॉस में, और धीरे धीरे करके बच्चों जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो ह्यूज लॉसेस में आ गई और बर्डन हो गई किस पे, गवर्नमेंट पे, क्योंकि दे वर नॉट कंट्रीब्यूटिंग नथिंग टू जीडीपी, क्योंकि लॉस में चल रही थी, लेकिन सैलरी उतना ही देना पड़ रहा था, यानी कि उसका गवर्नमेंट का खर्च उतना ही था, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं था। इसके कारण हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्राइसिस में आ गई। तो क्रिटिकल अप्रेजल में पहले प्लस पॉइंट, पहले अच्छी बातें और फिर खराब बातें, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कुछ आपकी गलत बात बतानी है, बच्चों आप पढ़ नहीं रहे हो, तो पहले क्या बताती हूँ मैं, आप बहुत पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, अच्छी बात बोलती हूँ, ताकि आप अपनी जो केयरलेसनेस की एक गंदी हैबिट है उसको समझ सको। अच्छी बात बताई ना आपको, तो आप फिर बुरी बात पे भी अपनी फोकस करोगे, ठीक है। तो क्रिटिकल अप्रेजल किसी का भी करें हम, तो पहले हमें प्लस पॉइंट और फिर हमें नेगेटिव पॉइंट, तब होता है आपका क्रिटिकल अप्रेजल। ये नहीं जैसे कि जनरली बच्चे क्रिटिकल मतलब सारा उसके अगेंस्ट लिख के आ जाते हैं और नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो हमें प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, राइट। अब आ जाइए चैप्टर एट ए ग्लैंस में आपको रिवाइज करा देती हूँ। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको जैसे बताया कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, हर एक पॉइंट पे बच्चों कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में, क्योंकि क्वेश्चन पहले रिपीटेड आते थे,
अब रिपीटेड नहीं आते हैं, अब नए नए क्वेश्चन बन के आते हैं, एक स्टेटमेंट जोड़ दिया और उसमें सिंपल आपको क्या लिखना है, द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर लिखना है, ठीक है। और उसको समझना आज की डेट में क्वेश्चन को एक टेक्निक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, नए क्वेश्चन है, तो उसमें आपको समझना एक टेक्निक है कि इसमें एग्जैक्टली पूछा क्या है। और वो कैसे आता है आपका, पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कम से कम जो बैक क्वेश्चंस हैं, जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखो, और जब क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे इसमें क्या लिखना है, जब आंसर पढ़ोगे अरे ये तो हमें आता है, ठीक है, इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं समझे थे। तो आप क्वेश्चन को पढ़ो और उसको आंसर पढ़ो और देखो कि इस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है। कल मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्वेश्चन शेयर किया इसी टाइप का, ठीक है। तो उस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोशिश करूंगी, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज द टाइम, लेकिन आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठा देना चाहती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के आपको डालूँ, ठीक है। अब चैप्टर एट ए ग्लांस, माइंड मैप बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ रहे हो, इंडियन इकोनॉमी की जर्नी, कब से कब तक, 50 से 90 तक, ठीक है। अब सबसे पहले हमने इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा, कौन सा अडॉप्ट किया, मिक्स्ड इकोनॉमी, 3 इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, विच वन वाज अडॉप्टेड बाय इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों, राइट। उसके बाद प्लानिंग कमीशन पे हमने प्लानिंग बनाना शुरू किया, to develop India, to convert Indian economy from stagnant to vibrant, right? अब प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 50 में, 5 ईयर प्लान्स बने, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स डिसाइड किए गए विच वर प्लान स्पेसिफिक, एंड लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड किए गए विच वर प्लानिंग स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म, और दे वर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। वो 4 पढ़ाए जिन पे 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, 3 और 4 मार्क। ग्रोथ का मतलब, मॉडर्नाइजेशन का मतलब, क्यों ज़रूरी था, उसका मीनिंग और क्यों ज़रूरी था, 2 चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपका सेल्फ रिलायंस, उसके बाद इक्विटी, 4 गोल्स पढ़ाए मैंने। इसके बाद आप आ जाइए 3, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। इन तीनों एरियाज में क्या पॉलिसीज बनाई, ठीक है, टू ग्रो, एंड हाउ मच इट वाज सक्सेसफुल, और वो कितनी सक्सेसफुल रही। हमने क्रिटिकल अप्रेजल किया एग्रीकल्चर सेक्टर का भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी, कि विच आर द पॉइंट ऑफ सक्सेस एंड वेयर वी फेल्यूर, जहाँ फेल हो गए, जो उसके नेगेटिव पॉइंट थे वो हमने किया, और चैप्टर इज एंडेड। तो पढ़ाई कितनी तो इजी है, आप लोग क्यों डिफिकल्ट समझते हैं बच्चों, ठीक है। उसको माइंड मैप बना के सिस्टमेटिक वे में पढ़ो, पहले चैप्टर को बिल्कुल अंदर घुसा लो बच्चों, तो फिर आपको कोई भी, पहले पढ़ने का तरीका क्या है, चैप्टर समझो, पॉइंट समझो, एक के बाद दूसरा पॉइंट आपके माइंड में सेट होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करने के बाद फिर एनसीईआरटी एंड हॉट्स प्रैक्टिस करो, आपका मार्क्स आधा भी इधर से इधर नहीं हो सकता। 2-3 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करो और चेक करो कि लिखते समय हम कहाँ लैग कर रहे हैं बच्चों, हम कहाँ पे हमारा पॉइंट मिस आउट हो जा रहा है, उस पे फोकस करो। फिर 2-3 क्वेश्चन लिख के देख लो। क्वेश्चन हमेशा कोशिश करो पॉइंट्स में लिखो, बाय डूइंग द अंडरलाइन ऑफ कीवर्ड्स, आपका 100 आउट ऑफ 100 पक्का आएगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है, फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन विच आर गोइंग ऑन इन डिफरेंट स्कूल्स, राइट। और उसको लाइटली मत लो, प्री बोर्ड को लाइटली लोगे तो बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाओगे। इट्स ए प्रैक्टिस बाय द स्कूल एंड टेक द एफर्ट्स ऑफ योर स्कूल, योर टीचर्स सिंसियरली बाय डूइंग द रिवीजन प्रिपरेशन सिंसियरली, तभी हम बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।